प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। और ये नया वीडियो है यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, इसकी इंट्रोडक्शन का। तो इसमें मैं बताऊंगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसी में कवर करूंगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण क्या है? आपको इससे पहले मैंने द्विघात बहुपद बताया था यूनिट 2 में। और जो द्विघात बहुपद है जिसमें x की सबसे बड़ी घात 2 होते हैं, ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उसी द्विघात बहुपद में अगर आप बराबर है 0 लिख दो या इक्वल टू 0 लिख दो तो वही द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन जाता है। तो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि आप यूनिट 2 ही पढ़ रहे हो। जो यूनिट 2 में हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था लगभग बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है बस इस यूनिट में। तो जैसे आपके पास यहाँ पर द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है सॉरी। तो इसमें देख सकते हैं आप x की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पर भी x की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पर y की सबसे बड़ी घात 2 है, और चौथे एग्जाम्पल में z की सबसे बड़ी घात 2 है। तो ये सारे द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं कि जिनमें चरों की सबसे बड़ी घात 2 हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो हो जाएगा वो वैसे ही जैसे द्विघात बहुपद का था, बस एक इक्वल टू 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसमें a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो उससे ये जो 2 घात है, ये वाला जो पद है ये 0 हो जाएगा, और इससे बेसिकली ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए a का 0 ना होना जरूरी है। तो a 0 नहीं होगा तभी वो द्विघात समीकरण बन पाएगा। तो आप अब मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा कि इसमें जो x है वो चर है और ए बी सी वो है अचर है। ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू आएगी, या -1 -2 -3 4, ठीक है। और x या x इसमें क्या है, इस व्यापक रूप में ये चर है। अब वैसे ही द्विघात समीकरण के शून्य कैसे निकालते हैं? अगर आपको याद होगा कि हमने द्विघात समीकरण के शून्य निकालने के लिए बेसिकली जो द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के लिए हमने एक गुणनखंड विधि डिस्कस की थी। तो वैसे ही हम द्विघात समीकरण के शून्य भी निकाल सकते हैं। तो मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण के शून्य क्या होते हैं पहले तो जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, द्विघात समीकरण के भी 2 शून्य होते हैं, जिनको हम अल्फा और बीटा लेते हैं। अल्फा और बीटा बेसिकली यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इनको आप ए और बी से कंफ्यूज ना करें, ये ए और बी नहीं है, ये अल्फा और बीटा है। तो ये 2 शून्यक हैं आपके द्विघात समीकरण के। अब वैसे ही इन द्विघात समीकरण के जो शून्यक हैं इनका योग -b/a होता है, और द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, जहाँ पर a b c इस समीकरण के व्यापक रूप में इसके अचर हैं। अब अगर किसी समीकरण के शून्यक दिए हों अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण के, तो हम उस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? k × x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, मतलब k x² माइनस समीकरण का जो शून्यकों का योगफल गुणा x जमा शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था द्विघात बहुपद में। सिर्फ एक अंतर आया है, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया है द्विघात समीकरण में, बाकी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम द्विघात समीकरण के शून्य किस किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, अगर आपको याद हो जो गुणनखंड विधि है वो आप जो यूनिट 2 है बहुपद उसमें भी कर चुके हो। तो द्विघात शून्य के लिए भी कौन कौन सी विधियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली विधि है वही जो हमने पहले भी डिस्कस की है, वो है फैक्टर मेथड, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा जो आपका मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड, जिसको हम कहते हैं सूत्र विधि। तो एक एक करके हम इन तीनों विधियों को डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले है फैक्टर मेथड, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं हम एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने यूनिट 2 में भी डिस्कस किया है इस विधि को। तो मान लीजिए आपका कोई द्विघात समीकरण है x² जमा 9x जमा 8 बराबर है 0, जिसके हम शून्यक निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका अचर है उसको x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे और उसके गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणा करके आ रहा है 8, तो 8 के हमने गुणनखंड निकालने हैं। तो 8 के गुणनखंड क्या आते हैं, 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब ये जो 8 के गुणनखंड है इसके हमने संयोजन या कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो 8 के जो गुणनखंड है इनके संयोजन यही हो सकते हैं, 2 संयोजन, 8 और 1, 4 और 2। तो इन संयोजन से हमने क्या बनाना है, इन संयोजन से हमने बनाना है बेसिकली x का गुणांक, मतलब 9। तो आप देख सकते हैं इन संयोजन से 9 कैसे बन सकता है। तो आप देख सकते हो 8 और 1 से 9 बन सकता है, इनको जमा करके 4 और 2 से ना जमा या ना माइनस करके 9 निकल सकता है। तो एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 9 को हमने 8 और 1 से लिखना है। तो हमने कैसे अब x का गुणांक बनाना है इन्हीं गुणनखंडों से आपको पता चल गया, 8 और 1 से। तो 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 और 1। 9 को तोड़ के ब्रेक करके हम 8 और 1 लिखेंगे। तो 9x को हम ब्रेक करके 8x जमा 1x लिखेंगे। तो अतः ये जो आपका समीकरण है 9x को तोड़ के हम लिख देंगे 8x जमा x। और आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है, जब भी ये विधि कर रहे हो आपने ये चेक भी कर लेना है क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हो 8x और x 9x के बराबर है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर अंदर बच जाएगा आपका x जमा 8। यहाँ पर हम 1 को कॉमन लेते हैं और अंदर बच जाएगा x जमा 8। और x जमा 8 क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो आपके गुणनखंड बन जाएंगे x जमा 1 गुणा x जमा 8। तो ये तो बन गए गुणनखंड। अब इनसे शून्यक कैसे निकालेंगे हम, शून्यक मतलब शून्यों के बराबर पुट कर दो। तो आपने ये जो दोनों आपके गुणनखंड है इनको शून्यों के बराबर आपने ले लेना है। तो दोनों गुणनखंड हमने शून्यों के बराबर ले लिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 को इस तरफ ले गए तो -1 हो गया, 8 को इस तरफ ले गए तो -8 हो गया। तो इस तरीके से आपके दोनों शून्यक निकल गए -1 और -8। तो यही दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा आपका -1 आ गया और बीटा -8 आ गया। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं जिससे कि समीकरण को हल करना या उसके शून्यक निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, मैं बता रहा हूँ आपको। कि मान लीजिए आपके पास कोई द्विघात समीकरण है x² जमा 6x जमा 8 बराबर है 0, जिसके हम शून्यक निकालना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें ये वाला जो पार्ट है जिसमें x² और x है, इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना देंगे। और पूर्ण वर्ग नहीं भी बन रहा हो, आपको ज़बरदस्ती इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको पूर्ण वर्ग, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और वो सूत्र है a+b का होल स्क्वायर। तो हम a+b का होल स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये जो आपका पद है जिसमें x² और x है, इसको हम जबरदस्ती एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब जैसे आपके पास जो x² जमा 6x है, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या बन जाएगा, x² जमा 2 गुणा 3 गुणा x। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर x a की जगह x है, 2 की जगह 2 है, a की जगह आपके पास x है, तो b की जगह क्या है आपके पास, b की जगह आपके पास 3 है। तो इसका मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले में आपको जो ज़रूरत है वो है 3 के वर्ग की। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है इसमें उसी को हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया जमा 3 का वर्ग, क्योंकि जमा 3 का वर्ग लिखने से ये एक पूर्ण वर्ग का सूत्र बन जाएगा और वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
पर मैथ्स ने अपनी मर्जी से तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमने 3 का वर्ग इसमें जोड़ा है तो हमें 3 का वर्ग इसमें से घटाना भी पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि बेसिकली ये वाला जो पार्ट है जो रेड फॉन्ट में है ये बेसिकली एक पूर्ण वर्ग बन गया। तो एक्स स्क्वायर जमा 6x को हमने क्या कर दिया, ज़बरदस्ती पूर्ण वर्ग बना दिया। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये जो फॉर्मूला लगा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a है आपके पास x और b कितना है आपके पास 3, तो ये x जमा 3 का वर्ग बन जाएगा। तो x जमा 3 के वर्ग के अलावा जो बचता है वो है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, तो इसको हम लिख देंगे x जमा 3 का वर्ग माइनस 9। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है, ये जो मान आया है एक्स स्क्वायर जमा 6x का, इसको आप द्विघात समीकरण में रख देंगे। इस द्विघात समीकरण में इसको रख देंगे। तो इस समीकरण में जब आप रख लेंगे इसको, तो उससे जो आपका समीकरण है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x जमा 3 का वर्ग माइनस 9 जमा 8 बराबर है 0। तो माइनस 9 और 8 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब अगले स्टेप में -1 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो वो बन जाएगा 1। तो इस तरह x जमा 3 का वर्ग आपके पास आ गया 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वर्ग को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो वर्ग को दूसरी तरफ जब ले जाते हैं तो वो बन जाता है वर्गमूल। वर्गमूल भी बन जाता है और उसके साथ प्लस माइनस का साइन भी लगता है। तो इसलिए x जमा 3 का वर्ग आपका आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 1। वर्गमूल 1 होता है 1 के बराबर, तो x जमा 3 आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1। इस प्लस माइनस का मतलब है कि आपको एक बार x की प्लस वैल्यू लेनी है, एक बार आपको 1 की प्लस वैल्यू लेनी है और एक बार 1 की माइनस वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस वैल्यू लेते हैं और एक बार माइनस वैल्यू लेते हैं। अब इससे अब आप 3 को उस तरफ ले जाइए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 को दूसरी तरफ ले जाइए, तो आपके पास x का मान निकल जाएगा। तो 3 उस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर -2 आ गया x का मान, और यहाँ पर -1 और -3 -4 मान आ गया। तो आपके पास इस तरह से x के 2 शून्यक निकल गए। तो बेसिकली यही जो 2 शून्यक है यही तो अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा आपके पास -2 आ गया और बीटा आपके पास -4 आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तो तीसरी विधि है फॉर्मूला मेथड, जिसको हम सूत्र विधि कहते हैं। तो इस विधि को करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक सूत्र याद रखना होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है 2x² जमा 5x जमा 3 बराबर है 0, जिसके हम शून्यक निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली जो सूत्र है, वो सूत्र जो आपको याद रखना है वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप आराम से शून्यक इसमें निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो आपको द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना आपने करनी है जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, उससे आपको इसकी तुलना करनी है। तुलना करके आप देख सकते हैं कि a का मान इसमें 2 है, b का मान इसमें 5 है और c का मान इसमें 3 है। तो तुलना करके आपके a, b, c के मान यहाँ से निकल जाएंगे। अब यही जो मान है ये आपने सूत्र में पुट करने हैं, सूत्र में रखने हैं। तो सूत्र में आप ये मान रख दोगे। तो सूत्र में जब आप ये मान रख दोगे तो आपके पास b की जगह 5 आ जाएगा और a की जगह 2 और c की जगह 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें अगर आगे, तो आप देख सकते हैं 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ आ जाएगा 25। 4 दूने 8 दिए होते हैं 24, तो आ जाएगा 24, और 2 दूने होते हैं 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 25 में से 24 गए तो रह जाएगा 1, और वर्गमूल 1 कितना होता है, वर्गमूल 1 होता है 1 ही। तो आपके पास -5 प्लस माइनस 1 बटा 4। तो प्लस माइनस तो आप समझते हैं, प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आपको 1 का मान प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। तो इस तरह से x के आपके पास 2 मान आ जाएंगे। पहले मान में प्लस ले लिया हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे
-5 जमा 1 होते हैं -4 और -4/4 होते हैं -1। वैसे ही यहाँ पर आपने माइनस का मान ले लिया है 1 का, तो यहाँ पर आ गया आपके पास -6/4। 2 से आप इसको काट दोगे ऊपर नीचे तो आपके पास बच जाएगा 3/2 माइनस का। तो इस तरह से आपके पास दो शून्यक आगे, पहला शून्यक -1, दूसरा शून्यक -3/2। और बेसिकली यही तो अल्फ़ा बीटा है, यही दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान हमने लिख दिया, इस तरीके से हमने शून्यक इसमें निकाल दिए। अब हम बात करते हैं शून्यकों या मूलों की प्रकृति। शून्यकों को हम मूल भी कहते हैं, और आपको पता है द्विघात समीकरण के दो शून्यक या दो मूल होते हैं जिनको हम अल्फ़ा बीटा लेते हैं। तो इनकी प्रकृति, इनकी जो किस तरह के मूल हैं ये हम देखेंगे। इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम एक नई चीज़, जो नई टर्म है आपकी, उससे हम इनकी प्रकृति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और वो जो नई टर्म है उसको हम कहते हैं विवितकर, इंग्लिश में उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है या विवितकर है, ये हमें शून्यकों या मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। तो होता क्या है विवितकर? विवितकर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी, ये बराबर होता है b² - 4ac के। और अगर आपको याद हो, आपने सूत्र विधि की है, सूत्र विधि में जो वर्गमूल के अंदर की जो टर्म है उसी को हम क्या कहते हैं? विवितकर कहते हैं। और विवितकर बेसिकली हमें शून्यकों की जानकारी देता है। कैसे? अगर विवितकर का मान हो 0 तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो आपने विवितकर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके अगर 0 आता है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि दोनों मूल बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। अब वास्तविक से मतलब है जो आप संख्याएं पढ़ते हो वो सारी संख्याएं वास्तविक होती है, चाहे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 4, ये सारी संख्याएं जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर d 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर d 0 से कम है तो दोनों मूल अवास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो जब भी आपके पास d 0 आता है तो आपके जो मूल आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, जैसे -√3। तो बेसिकली ये जो संख्या है -√3, वर्गमूल के अंदर माइनस, या -√1। तो इस तरह की जो संख्या है आपकी जिसमें वर्गमूल के अंदर माइनस आ रहा है, ऐसी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि d अगर 0 से कम हो तो दोनों मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर d 0 से ज़्यादा हो तो दोनों मूल वास्तविक होंगे पर अलग अलग होंगे। तो इस तरह से d की वैल्यू कैलकुलेट करके, d का मान जो है उसकी गणना करके आप बता सकते हो कि आपके मूल कैसे होंगे बिना मूलों को कैलकुलेट किए। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, मूलों के बारे में पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई द्विघात समीकरण है 2x² = 5x 3। अब इसके मूलों की प्रकृति के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करते हैं, जिससे a b c की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो a आप देख सकते हो इसमें 2 है, b 5 है और c 3 है। अब यही जो वैल्यू है, यही जो मान है, वो आपने विवितकर के सूत्र में पुट करना है। तो विवितकर के सूत्र में आपको a b c का मान रखना है। तो a b c का मान जैसे ही आप विवितकर के सूत्र में रखोगे तो इससे बेसिकली आपके पास विवितकर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो विवितकर इसमें जो है, इसमें वर्गमूल नहीं आएगा, ये वर्गमूल गलती से ले लिया मैंने, वर्गमूल नहीं आएगा इसमें। तो विवितकर की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 25 - 24 मतलब 1। तो विवितकर आपका कैलकुलेट हो गया। तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर वर्गमूल नहीं आएगा, सिर्फ b² - 4ac आएगा। तो यहाँ पर विवितकर जो हमारा कैलकुलेट करके आया वो आया 1।
और आपको पता है एक शून्य से बड़ा होता है, तो d जो है वो 0 से बड़ा है। तो d 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अतः इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक भी हैं और अलग अलग होंगे। तो इस तरह से हम शून्यकों या मूलों की प्रकृति बिना इक्वेशन, बिना समीकरण को हल किए हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो लगभग ख़त्म होता है। तो आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए मेरा नाम, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात है, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। नोटिफिकेशन के लिए आप जो एक बेल का बटन होता है उसको दबाएं। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताएं ज़रूर। अगर अच्छा नहीं लगता है तो ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।